नमस्कार। आज हम एक अहम विषय पर बात करने वाले हैं, भारत का भूगोल, उसकी सीमाएं और हाँ, उनसे जुड़े कुछ अहम पहलू और विवाद भी। जी हाँ। हमारे पास एक दस्तावेज है, इंडियाज ज्योग्राफी बॉर्डर्स एंड डिस्प्यूट्स, जिससे हमें काफी जानकारी मिली है। तो आज कोशिश रहेगी कि इसी के आधार पर भारत की भौगोलिक तस्वीर को समझें, उसका आकार, विस्तार, तटीय रेखाएं, मानक समय और हाँ, पड़ोसी देशों के साथ जो सीमाएं हैं और जो मसले हैं, उन पर भी एक नजर डालें। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भारत का आकार, मतलब सुनने में कितना विशाल लगता है ना? करीब 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। हाँ, बहुत बड़ा है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश। 7वां यानी दुनिया की कुल जमीन का लगभग 2.42% हिस्सा। जी, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, मुझे लगता है ये भारत की जो इतनी विविधता है उसकी भी एक वजह है। बिल्कुल सही कहा। और इसकी जो लोकेशन है वो भी बहुत अहम है। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। हाँ, भूमध्य रेखा के उत्तर में। जी, और एशिया में देखें तो ये दक्षिण मध्य भाग में पड़ता है। इसके उत्तर में ऊंचे पहाड़ हैं और दक्षिण में आप जानते हैं विशाल समुद्र। हिंद महासागर। हाँ, तो ये पहाड़ और समुद्र मिलकर इससे एक खास भौगोलिक पहचान देते हैं, जो इसे बाकी एशिया से कुछ अलग सा करता है। अच्छा, और वो अक्षांश देशांतर वाले आंकड़े क्या हैं? हाँ, वो भी देख लेते हैं। अक्षांशीय विस्तार मतलब लेटी हुई रेखाएं, वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। और देशांतर खड़ी रेखा है? देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। ठीक है, ये तो हुए आंकड़े, पर असल में ये फैलाव कितना है? जैसे अगर कोई उत्तर से दक्षिण जाए, कश्मीर से कन्याकुमारी। काफी लंबा सफर है। उत्तर में कश्मीर के पास इंदिराकोल नाम की जगह है, वहां से लेकर बिल्कुल दक्षिण में कन्याकुमारी तक सीधी दूरी करीब 3214 किलोमीटर है। 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा? अरुणाचल प्रदेश तक तो ये चौड़ाई है लगभग 2933 किलोमीटर। लगभग 3000 किलोमीटर। हाँ, एक मजेदार बात है इसमें, अगर आप अक्षांश और देशांतर का फैलाव देखें डिग्री में, तो दोनों करीब 30 डिग्री के आसपास हैं। हाँ, आपने बताया था। लेकिन फिर भी देश की जो उत्तर दक्षिण लंबाई है वो पूर्व पश्चिम चौड़ाई से थोड़ी ज्यादा है। हाँ, ये तो नक्शे पर भी साफ दिखता है। अच्छा, और भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? कन्याकुमारी? देखिए, अगर हम मुख्य भूमि की बात करें, मतलब मेनलैंड इंडिया, तो हाँ, कन्याकुमारी ही सबसे दक्षिणी छोर है। लेकिन अगर हम भारत के पूरे क्षेत्र को देखें, जिसमें द्वीप समूह भी आते हैं, अंडमान निकोबार वगैरह, हाँ, तो सबसे दक्षिणी बिंदु अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। उसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट कहते थे। अच्छा। अब उसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ये 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, मतलब कन्याकुमारी से भी और दक्षिण में। समझ गई। अब एक और दिलचस्प चीज पर आते रहे समय, मैंने सुना है गुजरात और अरुणाचल के लोकल टाइम में काफी फर्क है। हाँ, ये बिल्कुल सच है, और इसका कारण वही देशांतरीय विस्तार है। अच्छा, कैसे? देखिए, भारत का देशांतरीय फैलाव लगभग 30 डिग्री है ना? हुआ 30 गुणा 4 यानी 120 मिनट। पूरे 2 घंटे? जी हाँ, पूरे 2 घंटे का फर्क। मतलब जब अरुणाचल प्रदेश में सूरज उग रहा होता है, गुजरात में उस वक्त भी अंधेरा ही होता है। अरे बाप रे, तब तो बड़ी गड़बड़ हो जाती होगी अगर हर कोई अपना लोकल टाइम इस्तेमाल करे। हाँ, बिल्कुल। सोचिए जरा, ट्रेन का टाइम टेबल, ऑफिस का समय, फ्लाइट्स, सब कुछ मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता। तो फिर इसका हल क्या निकाला गया? इसका हल है मानक समय। हाँ, हमने एक स्टैंडर्ड टाइम तय किया है, जिसे कहते हैं भारतीय मानक समय या IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हाँ, IST तो सुना है। ये कैसे तय होता है? ये तय होता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा से। ये रेखा भारत के लगभग बीच से गुजरती है, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर शहर के पास से। मिर्जापुर? अच्छा। हाँ, तो इसी रेखा पर जो समय होता है उसे पूरे देश का मानक समय मान लिया जाता है, ताकि घड़ियों में एक रूपता रहे। और ये दुनिया के समय से कितना आगे है? GMT या UTC से? हमारा IST कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम यानी UTC से 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे, ठीक है। और ये मिर्जापुर वाली जो रेखा है, ये किन-किन राज्यों से होकर जाती है? ये मानक मध्याह्न रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर से शुरू करें तो उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आखिर में आंध्र प्रदेश। 5 राज्य? ये दिखाता है कि ये कितनी महत्वपूर्ण रेखा है। जी हाँ,
और समय की तरह ही एक और काल्पनिक रेखा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। बिल्कुल वही। और ये रेखा भी भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। अच्छा, इसका क्या असर होता है? ये एक तरह से भारत को 2 जलवायु कटिबंधों में बांट देती है। इसके उत्तर वाला हिस्सा आता है उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में, मतलब टेम्परेट जोन। और दक्षिण वाला? और दक्षिण वाला हिस्सा आता है उष्ण कटिबंध में, यानी ट्रॉपिकल जोन। तो क्या ये सिर्फ जलवायु का बंटवारा है या इसका कोई और भी मतलब है? और ये किन राज्यों से गुजरती है? ये रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्य? हाँ, और जलवायु के अलावा अक्षांश का असर दिन और रात की लंबाई पर भी पड़ता है। वो कैसे? जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं, दिन और रात की लंबाई के बीच का अंतर बढ़ता जाता है। मतलब अगर आप कन्याकुमारी में हैं तो वहां दिन और रात लगभग बराबर लंबाई के होंगे, साल भर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप उत्तर में, मान लीजिए लेह लद्दाख चले जाएं, तो गर्मियों में दिन बहुत लंबे होंगे और रातें छोटी, और सर्दियों में ठीक उल्टा, रातें बहुत लंबी और दिन छोटे। ये तो अनुभव किया है, ये वाकई दिलचस्प है। अच्छा, आपने अभी कहा कि कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में बांटती है, उत्तरी शीतोष्ण और दक्षिणी उष्णकटिबंधीय। जी। लेकिन आमतौर पर तो भारत को एक ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय देश ही माना जाता है। ऐसा क्यों, जबकि अगर नक्शा देखें तो उत्तरी शीतोष्ण वाला हिस्सा तो ज्यादा बड़ा लगता है? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब भारत की खास भौगोलिक बनावट और संस्कृति में छुपा है। देखिए, ये सच है कि भौगोलिक रूप से कर्क रेखा के उत्तर का इलाका दक्षिण के उष्णकटिबंधीय इलाके से करीब 2 गुना है। हाँ। लेकिन फिर भी भारत का जो आम मिजाज है, जो पहचान है, वो उष्णकटिबंधीय मानी जाती है। इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा भौतिक कारण है हिमालय। हिमालय, वो कैसे? उत्तर में जो हिमालय पर्वत खड़ा है वो एक दीवार की तरह काम करता है। वो मध्य एशिया से आने वाली ठंडी बर्फीली हवाओं को भारत में घुसने से रोक देता है। अच्छा। और साथ ही वो मानसूनी हवाओं को रोककर भारत में खूब बारिश करवाता है। तो नतीजा ये होता है कि भारत की जलवायु पर उष्णकटिबंधीय मानसून का जबरदस्त असर रहता है। भले ही सर्दियों में उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती हो, लेकिन साल के ज्यादातर समय, खासकर दिन में, तापमान और धूप उष्णकटिबंधीय जैसा ही एहसास कराते हैं। ये तो हुआ भौतिक कारण। और सांस्कृतिक कारण? सांस्कृतिक रूप से भी अगर आप देखें तो भारत की जो ज्यादातर आबादी है, उनकी बस्तियां, खेती करने के तरीके, खान पान, रहन सहन, ये सब मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय जलवायु के हिसाब से ही ढले हुए हैं। हाँ, हमारी खेती तो मानसून पर ही निर्भर है ज्यादातर। बिल्कुल, हमारी अर्थव्यवस्था का आधार ही काफी हद तक कृषि है। तो इन सब वजहों से कागज पर भले ही बंटवारा हो, भारत की पहचान एक उष्णकटिबंधीय देश के तौर पर ज्यादा मजबूत है। ये दिखाता है कि भूगोल सिर्फ नक्शे की लकीरें नहीं होता, वो जीने का तरीका भी तय करता है। बिल्कुल सही कहा। चलिए अब जरा भारत के समुद्र तटों की ओर चलते हैं। 3 तरफ पानी से घिरा है भारत, तो तटरेखा तो काफी लंबी होगी। हाँ, बहुत लंबी। अगर हम मुख्य भूमि और जो हमारे द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, दोनों को मिला दें तो भारत की कुल तटरेखा करीब 7516.6 किलोमीटर है। 7500 किलोमीटर से ज्यादा? जी। कुछ पुराने स्रोतों में शायद आपको 11000 किलोमीटर जैसा आंकड़ा भी मिले, लेकिन 7516.6 किलोमीटर ज्यादा मान्य है। इसमें से जो मुख्य भूमि है, मेनलैंड, उसकी तटरेखा लगभग 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर? ये भी बहुत है। हाँ, और इतनी लंबी तटरेखा होना भारत के लिए सामरिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी दोनों तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। व्यापार, मछली पालन, पर्यटन, सुरक्षा, सब कुछ जुड़ा है इससे। और कौन कौन से राज्य हैं जो समुद्र के किनारे हैं, और सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? भारत के कुल 9 राज्य हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से लगती हैं। अगर हम पश्चिम से शुरू करें तो गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और फिर पूर्व की तरफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। 9 राज्य। और सबसे लंबी तटरेखा? सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, करीब 1600 किलोमीटर। कुछ स्रोत 2300 किलोमीटर से ज्यादा बताते हैं, लेकिन सरकारी आंकड़े अक्सर 1600 के आसपास रहते हैं। गुजरात की? अच्छा, और सबसे छोटी? गोवा की होगी। हाँ, सबसे छोटी गोवा की है। इन तटों के किनारे जो मैदानी इलाके हैं, उन्हें हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक पूर्वी तटीय मैदान और दूसरा पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान,
इनमें क्या अंतर है? हाँ, इनमें काफी फर्क है। जो पूर्वी तटीय मैदान है वो पश्चिम बंगाल से लेकर नीचे तमिलनाडु तक फैला है। ये पश्चिमी मैदान के मुकाबले ज्यादा चौड़ा है और ज्यादा समतल भी। अच्छा। यहाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी बड़ी नदियां बहती हैं और समुद्र में मिलने से पहले ये बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा मतलब वो त्रिभुज जैसा इलाका जहां नदी मिट्टी जमा करती है। बिल्कुल। और ये डेल्टा बहुत उपजाऊ होते हैं, खासकर कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टा। इसे तो दक्षिण भारत का अन्न भंडार भी कहते हैं। दक्षिण भारत का अन्न भंडार, वाह। और इस पूर्वी तट पर कोई खास इलाके या झीलें वगैरह? हाँ, पूर्वी तट को भी हम कुछ हिस्सों में बांटते हैं। जैसे ओडिशा वाले तट को उत्कल तट कहते हैं। उत्कल तट? आंध्र प्रदेश वाले को आंध्र तट और तमिलनाडु वाले तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट? यहाँ तो सर्दियों में बारिश होती है शायद। हाँ, बिल्कुल सही। कोरोमंडल तट की यही खासियत है कि यहाँ सर्दियों में उत्तर पूर्वी मानसून यानी लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। और यहाँ कुछ बड़ी लैगून झीलें भी हैं। लैगून मतलब समुद्र के किनारे बनी खारे पानी की झील, जो आमतौर पर बालू या जमीन की एक पतली पट्टी से समुद्र से अलग होती है। जैसे ओडिशा में चिल्का झील है, बहुत मशहूर है। हाँ, चिल्का का नाम सुना है। और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकट झील है। ये अपने खास इकोसिस्टम के लिए जानी जाती हैं। अच्छा, ये तो हुई पूर्वी तट की बात। अब पश्चिमी तटीय मैदान कैसा है? पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से नीचे केरल तक फैला है। ये पूर्वी मैदान से काफी संकरा है, मतलब कम चौड़ा है और ज्यादातर चट्टानी भी है। संकरा और चट्टानी? हाँ, इसे भी उत्तर से दक्षिण तक कई हिस्सों में बांटा गया है। गुजरात में कच्छ और काठियावाड़ तट हैं। कच्छ का रण? हाँ। फिर महाराष्ट्र और गोवा में है कोंकण तट। ये चावल और काजू के लिए मशहूर हैं। कोंकण रेलवे भी यही है? जी। कर्नाटक में जो तट है उसे कन्नड़ तट कहते हैं। यहाँ लोहे के भंडार मिलते हैं। कन्नड़ तट। और सबसे नीचे केरल में है मालाबार तट। ये पश्चिमी तट का सबसे चौड़ा हिस्सा है और यहाँ की खास पहचान है लेगून, जिन्हें केरल में कयाल कहते हैं। कयाल, हाँ, बैकवाटर्स। सुना है बहुत खूबसूरत होते हैं। बहुत ज्यादा। पर्यटन के लिए तो ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो ये तो हो गई समुद्र तटों की बात। अब जरा जमीनी सरहदों पर आते हैं, जहां मामले थोड़े उलझे हुए लगते हैं। भारत की जमीनी सीमा कितनी लंबी है और कितने देशों से लगती है? हाँ, ये एक अहम पहलू है। अगर हम गृह मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों को देखें तो भारत की कुल स्थलीय सीमा मतलब लैंड बॉर्डर करीब 15,106.7 किलोमीटर लंबी है। 15,000 किलोमीटर से ज्यादा? जी हाँ। कुछ पुराने दस्तावेजों में 15,200 किलोमीटर भी लिखा मिल जाता है, पर यह ज्यादा सटीक है। और ये सीमा भारत के 17 राज्यों के 92 जिलों से होकर गुजरती है। 17 राज्य, 92 जिले, मतलब इसका प्रबंधन करना कितना बड़ा काम होगा? बहुत चुनौतीपूर्ण। और हमारे 7 पड़ोसी देश हैं जिनके साथ हमारी जमीनी सीमा लगती है। पश्चिम में पाकिस्तान, फिर उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, हालांकि ये सीमा पाक अधिकृत कश्मीर से लगती है। उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश। 7 देश। सबसे लंबी सीमा किसके साथ है और सबसे छोटी? हमारी सबसे लंबी जमीनी सीमा है बांग्लादेश के साथ, करीब 4,096 किलोमीटर। 4,000 किलोमीटर से भी ज्यादा बांग्लादेश के साथ? मुझे लगा था चीन या पाकिस्तान होगा। नहीं, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी है, क्योंकि सीमा काफी टेढ़ी मेढ़ी है। और तकनीकी रूप से सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है, लगभग 106 किलोमीटर। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके वाले हिस्से से लगती है, जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ये पीओके वाला पेच तो है ही। बिल्कुल। और इन सीमाओं के साथ कई जगहों पर विवाद भी जुड़े हुए हैं। इनकी जड़ें इतिहास में हैं, भूगोल में हैं, राजनीति में हैं, काफी गहरी हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। हाँ, बताइए। सबसे पहले पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे रैडक्लिफ रेखा कहते हैं। ये 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तब सर सिरिल रैडक्लिफ ने खींची थी। और यहाँ मुख्य विवाद कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा और सबसे पेचीदा मुद्दा तो जम्मू और कश्मीर का ही है। पाकिस्तान ने 1947-48 में ही हमला करके जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर गैरकानूनी कब्जा कर लिया था, जिसे हम पीओके कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर। जी, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये करीब 78,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। और इतना ही नहीं, 1963 में पाकिस्तान ने इसी पीओके का करीब 5,180 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा शक्सागाम घाटी चीन को दे दिया था। अवैध रूप से कब्जा करके चीन को दे दिया। हाँ। इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर का मुद्दा है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र।
हाँ, सियाचिन। 1984 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाकर इस पर अपना नियंत्रण पक्का किया था, क्योंकि ये सामरिक रूप से बहुत अहम है। इसके पास साल्टोरो रिज है, वो भी विवादित है, और गुजरात के पास सर क्रीक का इलाका है। सर क्रीक, ये क्या है? ये कच्छ के रण में 96 किलोमीटर लंबी पानी की एक पट्टी है। समुद्र का पानी अंदर तक आता है। इसकी सीमा कहाँ से मानी जाए, इसको लेकर भारत और पाकिस्तान की व्याख्या अलग अलग है। अच्छा, तो पाकिस्तान के साथ तो कई मसले हैं। अब चीन की बात करते हैं। चीन के साथ भी सीमा विवाद काफी पुराना और गंभीर है ना? हाँ बिल्कुल, चीन के साथ हमारी दूसरी सबसे लंबी सीमा है, और यहाँ भी विवाद कई हिस्सों में बटे हुए हैं। हमारे 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चीन से लगते हैं: लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। 5। हाँ, और सीमा को हम मोटे तौर पर 3 सेक्टर में बांटकर देखते हैं: पश्चिमी सेक्टर, मध्य सेक्टर और पूर्वी सेक्टर। पश्चिमी सेक्टर में क्या स्थिति है? ये लद्दाख वाला इलाका हुआ? हाँ, पश्चिमी सेक्टर यानी लद्दाख। यहाँ मुख्य विवाद है अक्साई चिन को लेकर। ये एक बड़ा पठारी इलाका है जिस पर 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। अक्साई चिन। भारत इसे ऐतिहासिक जॉनसन रेखा के आधार पर लद्दाख का हिस्सा मानता है, जबकि चीन इसे अपने शिनजियांग प्रांत का हिस्सा बताता है और मैकडॉनल्ड रेखा को आधार मानता है। फिलहाल यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC है। LAC, वास्तविक नियंत्रण रेखा। हाँ, ये दोनों सेनाओं को अलग करती है, लेकिन ये कोई स्थायी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, और इसकी सही स्थिति को लेकर भी अक्सर तनाव और झड़पें होती रहती हैं। चीन POK के गिलगिट बल्तिस्तान इलाके पर भी अपना दावा जताता है। ये तो बहुत जटिल है। और पूर्वी सेक्टर में, जहां अरुणाचल प्रदेश है? पूर्वी सेक्टर में मुख्य मुद्दा है मैकमोहन रेखा का। ये रेखा 1914 में शिमला समझौते के तहत ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच तय हुई थी। मैकमोहन रेखा। भारत इसे वैध अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, लेकिन चीन इस समझौते को ही नहीं मानता। क्यों? चीन का कहना है कि उस समय तिब्बत एक स्वतंत्र देश नहीं था जिसे संधि करने का अधिकार हो, और चीन खुद उस समझौते में शामिल नहीं था। इसलिए चीन अरुणाचल प्रदेश के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है और उसे दक्षिण तिब्बत कहता है। दक्षिण तिब्बत? जी। और मध्य सेक्टर जो है, यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगी सीमा, वहां विवाद तुलनात्मक रूप से कम है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। कुछ छोटी मोटी जगहों पर मतभेद हैं। चीन के साथ भी मामला काफी पेचीदा है। अब नेपाल की बात करें। नेपाल के साथ तो हमारे रिश्ते बहुत अलग हैं, खुली सीमा है। क्या वहां भी कोई सीमा विवाद है? हाँ, नेपाल के साथ हमारे बहुत गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ते हैं। सीमा भी खुली हुई है, आना जाना आसान है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इन 5 राज्यों से हमारी सीमा लगती है। लेकिन यहाँ भी 2 जगहों पर सीमा को लेकर विवाद हैं। पहला है काला पानी क्षेत्र। काला पानी, ये कहाँ है? ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है, भारत नेपाल चीन के ट्राई जंक्शन के पास। यहाँ विवाद है काली नदी, जिसे नेपाल में महाकाली कहते हैं, के उद्गम स्थल को लेकर। 1816 में एक सुगौली संधि हुई थी अंग्रेजों और नेपाल के बीच। हाँ, सुगौली संधि। उस संधि में काली नदी को सीमा माना गया था, लेकिन नदी का असली स्रोत कहाँ है, इस पर भारत और नेपाल की व्याख्या अलग अलग है। अच्छा। और दूसरा विवादित क्षेत्र है सुस्ता। ये बिहार उत्तर प्रदेश सीमा के पास गंडक नदी के किनारे है। यहाँ हुआ ये कि गंडक नदी ने समय के साथ अपना रास्ता बदल लिया। नदी ने रास्ता बदल लिया? हाँ, और सुगौली संधि में गंडक नदी को कुछ हिस्सों में सीमा माना गया था। अब नदी के रास्ता बदलने से जो जमीन निकली या डूबी, उस पर दोनों देशों का दावा है। नदियों के रास्ता बदलने से भी विवाद हो जाते हैं? जी बिल्कुल। अब बाकी पड़ोसियों को देखें। भूटान के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, सीमा काफी शांत है, कोई बड़ा विवाद नहीं है। ये अच्छी बात है। म्यांमार के साथ हमारी सीमा पूर्वोत्तर के 4 राज्यों से लगती है: अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये सीमा ज्यादातर पहाड़ी और जंगली इलाकों से गुजरती है। ये भारत की पूर्वांचल पहाड़ियों और म्यांमार की अराकान योमा पहाड़ियों के बीच एक तरह का प्राकृतिक वाटरशेड बनाती है। वाटरशेड मतलब वो ऊंची जमीन जो तय करती है कि बारिश का पानी किस तरफ बहेगा, किस नदी सिस्टम में जाएगा। इस सीमा का कोई खास नाम नहीं है। ठीक है। और बांग्लादेश के साथ, जैसा हमने पहले कहा, हमारी सबसे लंबी सीमा है। इसे भी रेड क्लिफ रेखा ही तय करती है, जो 1947 में बंगाल के बंटवारे के समय खींची गई थी। यहाँ एक बड़ा मसला था एनक्लेव्स का। एनक्लेव्स वो क्या होते हैं? मतलब एक देश का इलाका जो पूरी तरह से दूसरे देश के अंदर घिरा हो। भारत के कुछ इलाके बांग्लादेश के अंदर थे। हाँ। और बांग्लादेश के कुछ भारत के अंदर। इससे वहां रहने वाले लोगों को बड़ी दिक्कतें होती थी। हाँ, ये तो बड़ी अजीब स्थिति होगी। बहुत ज्यादा। लेकिन 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच एक ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौता हुआ।
हाँ, सुना था इसके बारे में। इस समझौते के तहत इन एन्क्लेव्स की अदला बदली कर ली गई और ये एक बड़ा मुद्दा सुलझ गया। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। अब बचे अफगानिस्तान और श्रीलंका। अफगानिस्तान के साथ हमारी सीधी जमीनी सीमा तो नहीं लगती, लेकिन जैसा मैंने बताया, भारत पीओके को अपना हिस्सा मानता है। हाँ, और पीओके का एक छोटा सा हिस्सा, जिसे वाखान कॉरिडोर कहते हैं, वो अफगानिस्तान से लगता है। इस सीमा को ड्यूरंड रेखा कहते हैं, जो मुख्य रूप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है। क्योंकि भारत पीओके पर पाकिस्तान के कब्जे को मान्यता नहीं देता, इसलिए हम तकनीकी तौर पर अफगानिस्तान को अपना पड़ोसी मानते हैं। समझ गई। और श्रीलंका? श्रीलंका हमारा समुद्री पड़ोसी है। बीच में पाल्क स्ट्रेट यानी पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। यहीं पर वो एडम्स ब्रिज या राम सेतु वाली श्रृंखला भी है। हाँ। यहाँ एक छोटा सा द्वीप था, कच्चा थीऊ। उसको लेकर कुछ विवाद था, लेकिन 1974 में एक समझौते के तहत भारत ने यह द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था। कच्चा थी वो? हाँ, हालांकि वहां भारतीय मछुआरों के मछली पकड़ने के अधिकारों को लेकर कभी कभी कुछ मुद्दे उठते रहते हैं। तो ये थी हमारी सीमाओं और उनसे जुड़े विवादों की कहानी। कुल मिलाकर हमने देखा कि भारत का भूगोल कितना विविध है, कितना दिलचस्प है। इसका विशाल आकार, लंबी तटरेखा, उत्तर में हिमालय जैसा पहाड़, दक्षिण में हिंद महासागर में इसकी खास स्थिति। बिल्कुल। लेकिन साथ ही ये भी साफ है कि इसकी जमीनी सीमाएं सिर्फ लकीरें नहीं हैं। ये इतिहास, राजनीति और वर्तमान की सच्चाइयों से बहुत गहरे तक जुड़ी हुई हैं। और कई पड़ोसियों के साथ सीमा को लेकर अनसुलझे विवाद आज भी मौजूद हैं। एकदम सही कहा आपने। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो भौगोलिक हकीकत है और ये जो सीमा विवाद हैं, ये लगातार भारत की विदेश नीति को, उसकी सुरक्षा से जुड़ी रणनीतियों को और यहाँ तक कि देश के अंदर संसाधनों के प्रबंधन को भी प्रभावित करते हैं। हाँ सर, तो हर जगह दिखता होगा। बिल्कुल। आप चाहे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें या रक्षा बजट की या फिर सीमा के पास वाले इलाकों के विकास की, इन भौगोलिक और सीमा संबंधी मुद्दों का असर हर जगह है। इसलिए इनकी गहरी समझ रखना आज की क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति को समझने के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। और जाते जाते मैं एक सवाल सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। भविष्य को देखते हुए, जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आबादी बढ़ रही है, दुनिया के राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, इन सब के बीच भारत की ये भौगोलिक खासियतें और ये सीमा संबंधी मुद्दे क्षेत्रीय सहयोग और टकराव को किस तरह से नया रूप दे सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार करना आज के दौर में काफी अहम है।